Our next speaker is Dr. Syed Ali Raza. He is head of Department of Medicine and consultant physician and special interest in diabetes and endocrinology. Or he will be talking about managing heart diseases in diabetes mellitus. Dr. Syed Ali Raza. Thank you, Dr. Munir and PIMA faculty for providing me this opportunity to speak to the audience. And it's good to see that we have postgraduates here. So all are from medicine or any other subspecialty as well. रेडियोलॉजी गायनी एज वेल. चलिए तो बड़ी अच्छी बात. आइए तो पहले तो शुरू करते हैं इससे. परवाज़ है दोनों की किसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और. तो कोई बता सकता है करगस क्या होता है? आप नहीं भाई, इन लोगों से कुछ माजरत है, यूथ से ज़रा पूछना चाह. करगस क्या होता है? सारे मोबाइल बंद कर दें. मैं अभी देख रहा था आप लोग सब मोबाइल देख रहे थे. सॉरी, ये इखलाक के ख़िलाफ़. डॉक्टर साहब इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे. तो है, हमारी भी बच्चे भी मोबाइल देखते रहते हैं. तो रिस्पेक्ट का पहला दर्जा ये कि आप फोकस करें. तो थोड़ा सा फोकस दे दें. ये किसका शेर है पता है? अच्छा चलो ठीक है, आप भी पीजिए. सही, फिर तो सही है. तो क्या है करगस? है गिद्ध. गिद्ध, हाँ, गिद्ध का काम तो सबको पता है. ये गिद्ध का नाम है. तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर, लेकिन आप शाहीन है कि करगस, ये आपने देखना है. ये मैं हर प्रेजेंटेशन में अब इकबाल का शेर दिखाता हूँ. इस शेर में इतनी गहराई है ना कि अगर आप सोचें तो ज़िंदगी का मकसद यहाँ से मिल रहा है. अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ लोग डकी भाई को देखते हैं. इनको तो भूल गए, इनके अल्फाज चले गए. तो मेरा रोना ये है, मेरे 5th स्टूडेंट भी मुझे एक नज़र आ रहा है. मैं कहता था वी लिव इन एन एज ऑफ मीडियोक्रिटी. हम आम बातों को सेलिब्रेट करते हैं. तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप यूट्यूब भी देखें, फेसबुक भी, लेकिन मटेरियल फ़िल्टर करें. दिमाग सुकड़ जाएगा, जल्दी डिमेंशिया हो जाएगा अगर इन लोगों को आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, तो ये मैसेज से आगे बढ़ते हैं. तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कह रहा है कि पूरी दुनिया में देयर इज़ एन एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज़. एपिडेमिक लफ्ज़ होता है वबा के लिए. तो डायबिटीज ऐसा लग रहा है कोई छूत की बीमारी हो जैसे सबको लग रही है. क्यों? अर्बनाइजेशन, गाड़ी, घर, हर जगह गाड़ी में बैठ के जाना और घर तक खाने का आना. यानी 2 ऐड आते हैं आजकल. एक आता है, मैं थोड़ा जज्बाती हूँ डायबिटीज़ के मामले में तो मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें, किचन को ताला लगाओ, पहला ऐड. और दूसरे ने एक लाइट तेल बना लिया है तो वो कह रहा है गाते हुए थोड़ा और खाओ. ये पाकिस्तान के ऐड है जहाँ हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो डायबिटिक है. ये ऐड आ रहा है. उसके अलावा पोलियो जैसी बीमारी के लिए इतना काम होता, बहुत अच्छा है, वो भी ख़त्म होनी चाहिए. लेकिन एक ऐड भी डायबिटीज़ का आता है टीवी पे. एक ऐड भी ओबेसिटी पे आता है? नहीं. अवेयरनेस ही नहीं. आपको खुद नहीं पता कि पेप्सी कोला में क्या पड़ा हुआ है, कितने शुगर है, आपके बर्गर की कैलोरीज क्या हैं, आपकी निहारी की क्या कैलोरी है. या रोटी जो है अफ़गानी, जो एक रोटी कहता है एक रोटी खाता हूँ तो इतनी बड़ी अफ़गानी रोटी खा रहा हूँ, पता ही नहीं कैलोरीज कितनी है. तो यहाँ से शुरुआत होती है डायबिटीज़ की. एक्चुअली यहाँ से, ये तो डेटा है ना, ये तो खौफनाक डेटा है कि भाई ये हो गया वो हो गया है. तो ये नंबर 1 किलर है ये. और हाइपरटेंशन जो है नंबर 1 किलर है दुनिया में. यानी सिर्फ हाइपरटेंशन से 1 करोड़ लोग सालाना मर जाते हैं. 1 करोड़. और ये अकेले ही कोई 40-45 लोग ये भी मार देता है डायबिटीज़. इसकी दोस्ती है हार्ट के साथ. तो यू रिमेंबर कि डायबिटीज़ जो है वो खाद है कार्डियक बीमारी की. तो ये डल गई तो उस पर हार्ट डिजीज़ ने पकना ही पकना है, उगना ही उगना है. इसको, इस मैसेज को जहन में रखें. फिर ये फिगर्स हैं. नेशनल डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम, कुछ अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, ADA, EASD, इनके नाम सुने पढ़ें. नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम. एनसेप ने डायबिटीज़ को एज अ इक्विवेलेंट ऑफ हार्ट डिजीज़ कह दिया था. और अभी भी बहुत से लोग इसको मानते हैं कि इट इज़ अ CHD इक्विवेलेंट. लेकिन बहुत सारे मेटा एनालिसिस ये बताते हैं कि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. मेजॉरिटी होंगे लेकिन सारे नहीं. एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डायबिटिक्स हैं जिनमें CVD रिस्क इंटरमीडिएट टू लो भी होता है. सारे हाई रिस्क नहीं है.
यानी ये रिस्क क्या बात हो रही है कि जैसे किसी शख्स को एमआई हुआ है ना, वो आदमी डायबिटिक पेशेंट के बराबर है जिसे एमआई नहीं हुआ, ये है सीएचडी रिस्क। तो क्या दोनों बराबर हैं? नॉट एग्जैक्टली, बट वेरी क्लोज। तो यानी एक आदमी जिसे डायबिटीज है और उसे एमआई नहीं हुआ है, तो वो तकरीबन बराबर है ऐसे आदमी के जिसे एमआई हुआ है। सोचे कितनी खतरनाक बात है। यानी डायबिटिक चल रहा है, फिर लगा मुझे तो कुछ नहीं होता यार, मैं तो 400 शुगर पे भी हाँ खीर खाता हूँ। लोग मिलते हैं ना ऐसे हंसते हुए। फिर एक दिन क्या खबर आती है, वो बैठे बैठे पता नहीं मुड़ से गए, बैठ गए, पता नहीं क्या हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे, रात को सोए सुबह उठे नहीं, बड़े नाइस खातून थी। वो वही लोग हैं जो 400 पे हंसते हुए खीर खाते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता क्या हुआ। ये अवेयरनेस की कमी है। ये हंसने का मकाम नहीं, ये रोने का मकाम। ये अपने रिश्तेदारों घर वालों को समझाएं, और अगर आप सख्त नजर आए तो आने दें। अगर आपको देख के लोग खीर की प्लेट छोड़ देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। अगर आपको देख के लोग बिरयानी नहीं डाल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपके सामने तो नहीं कर रहे, पीछे कर रहे हैं तो एक अलग बात है। तो ये अवेयरनेस आपने एज इन कैरेक्टर भी फैलानी है और ये मैसेज देना है। तो रिमेंबर, 3 में से जो डायबिटिक है वो हार्ट डिजीज स्ट्रोक से मरेंगे, फिर 20% जो है ना वो डेथ हार्ट अटैक से ही होती है डायबिटिक आदमी की। तो सबसे पहले जब हम डायबिटिक पेशेंट से बात करते हैं, कहते हैं भाई तुम्हें क्या होगा, कह रहा है मेरी आंख खराब हो जाएगी, अब मे भी शायद मेरी किडनी, एंड दैट्स इट। ना उसको पैर कटने की खबर है, ना उसको हार्ट अटैक का पता है, और ना उसको स्ट्रोक का पता है। अब बोले डॉक्टर साहब पहले दिन ही डरा दें? जी हाँ, डरा दें, जी हाँ, उसे बताएं कॉम्प्लिकेशन क्या है। वो डायबिटीज को एक नंबर लेता है, डायबिटीज नंबर नहीं है। डायबिटीज ये है, दिल, स्ट्रोक ये रिफ्लेक्शन है। अकेले नंबर क्या करेगा? कुछ भी नहीं। दे फील टॉलरेंट, 300-400 पे मैं तो ठीक ही रहता हूं यार। तो यू नीड टू मेक देम रियलाइज कि डायबिटीज का एक दिन आता है और वो दिन आखिरी दिन हो जाता है, फिर तो उस दिन से बचना है। ठीक है, तो ये सारा डेटा स्लाइड्स तो हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ स्लाइड्स पढ़ने के लिए नहीं होती, तो मैं अक्सर पढ़ता नहीं, मैं बहुत चिढ़ता था, मैं कहता स्लाइड ना पढ़ो भाई। ठीक है, अब ये फ्रेमिंगम एक स्टडी, तो फ्रेमिंगम किसी को पता है क्या है? एनीवन? वो फ्लेमिंगो होता है, ये एक शहर है, बड़ा कोई बात नहीं। तो ये जवाब देने वाला हंसने वाले से ज्यादा ताकतवर है और मजबूत है, तो ये याद रखें, जवाब देना मसला नहीं है। बहुत अच्छा किया बोलने वाला बचेगा, जो चुप बैठा हुआ है ना वो नॉलेज नहीं आएगी। तो फ्रेमिंगम एक शहर है, उसको पढ़ा गया, आज तक पढ़ा जा रहा है, सबसे बड़ी स्टडी। पता चला भाई कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से जिंदगी बचती है। सबसे बड़ा किलर डायबिटीज है, और उन्हीं को जो 10-10 साल तक देखा गया, तो विद टाइम पता चल रहा है कि सारे खिलाड़ी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, एएफ, सब बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे डायबिटीज के साल बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करें ना मैनेजिंग हार्ट डिजीज डायबिटीज, तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये है नंबर, जितना दौरानिया बढ़ रहा है उतना ज्यादा रिस्क और चीजें आती जा रही हैं। अब अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं प्री डायबिटीज की। मैं 5th ईयर में अक्सर पढ़ाता हूं कि जिस दिन आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है, आपको पता है उससे कितने साल पहले आपकी मैक्रोवेस्कुलर आर्टरी में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है? कोई गैस करेगा हाथ उठा के? एक तो ये आदत डालें हाथ उठाने की, और उसके साथ ना बोलें, पहले हाथ उठा लें, फिर हम जब आपको बोलें कि आप बोलें तो फिर आप बोलें 10 ईयर्स। तो 10 तो नहीं, फिर भी एनीवन एल्स? हाथ उठा के बोलें, हाथ उठाए, कोई है? बोलो, चलो बगैर हाथ उठाए बोले। 2 साल। और कोई? 3 से 5, करीब आ गए 7 साल। 7 साल पहले हार्ट में चिकनाई जम रही है, ये एनईजीएम की स्टडी है। अब एक आदमी, आज उसको पता चला डायबिटीज है, पता कहां चला? कोरोनरी केयर यूनिट में। हार्ट अटैक हो गया, स्टेमी हो गया, स्टेंट डल गया, और वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे डायबिटीज। तो ये जो बात होती है प्री डायबिटीज को पकड़ने की, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में तो डायबिटिक्स को तो छोड़ ही दें आप, प्री डायबिटिक्स के पीछे पड़ना चाहिए कि उनको दुरुस्त करें, उनको रिवर्स करें। यही स्कीम ही यही होनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है, और वो है आप लोग। और मैं थोड़ा सा इजाजत के साथ वो करूंगा कि जो छुट्टी दे रहे थे ना आप लोगों को खाने पीने की, वो ना दें, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि 20 ईयर्स का आदमी, मुझे अभी कॉल आई है, शादी हुई है, वलीमा के बाद जो है 12.9 HbA1c निकला दूल्हे का। दुल्हन कह रही कहाँ लेके आऊं? मैंने कहा व्हाट्सएप पे तो नहीं आ सकते, एक तो व्हाट्सएप का इलाज। 12.9 कह रहे अब तो कुछ करना होगा। मैंने कहा अब तो करेंगे, अब तो इतनी टेंशन क्या है, अब तो हो गया।
ये भी सिम्टम है और जी जी, और एक आदमी आया बेहोश, वलीमे के बाद बेहोश हो गया, लैब से शुगर पता है कितनी आई होगी, 1300। मैंने कहा भाई क्या कौन सा शुगर है ये, कह रहे अगले दिन ही बेहोश पाया गया। वो मान ही नहीं रहा मुझे शुगर है, वो भरपूर लबे शीरी हुआ होगा रात में। और लोग मीठा हमारे यहाँ खाने की तरह खाते हैं, जैसे चखता है ना इंसान मीठा, खाते हैं लोग पूरा, उसका अलग पेट होता है। हाँ, और डायबिटीज वाला सबसे पहले खा रहा होगा, और वो कह रहा होगा भाई क्या हो गया, खाने दो यार, मरना है। तो ये लोग फिर मरना ही होता है, तो ये भी समझने की बात। तो ये हालात हैं दुल्हों के। तो क्या आपको इजाजत दूं मैं, ना करें ये काम, मत करें, बचें। यूथ ही खत्म हो रही है, इतना ज्यादा डायबिटीज है कि अब तो योडी आ गया, पता है, योडी नाम बड़ा अच्छा लगता है, यूथ ऑनसेट, यानी एडोलिसेंट बच्चों को टाइप 2 हो रहा है। टाइप 2 14 साल की लड़की में, सर गुजारे दे क्या दें, कोई स्टडीज ही नहीं है, दें क्या, फंस रहे हैं हम लोग। और फिर हम अगर इजाजत दे दें आपको कि भाई कॉल पे खाओ दबा के आइसक्रीम, तो गए आप। तो फिर तो ख्याल करें, ठीक है यूथ के साथ इजाजत है ना कि भाई तफरी भी करनी, कभी महीने में 1-2 बार ले लिया, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी कैलोरी काउंट करें, और अदरवाइज बिग ट्रबल है आगे। अब ये आ जाते हैं, अब गाइडलाइन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्ड, ये दिल के डॉक्टर हैं, परेशान किसके लिए, डायबिटीज के लिए। समझ आ रही है ना, वो खाद वाला लफ्ज याद है, वो खाद पे परेशान है, कह रहे भाई खाद कंट्रोल कर लो, खुद ब खुद पौधा ही नहीं उगेगा। वो परेशान है डायबिटीज के लिए। सोचिए आप, दिल वाला परेशान है डायबिटीज के लिए, ये कितनी खास सोच की बात है। जो हमारे इनफैक्ट आपके इंडस की जो है ना हेड में, नाम भूल रहा हूँ, बारी साहब है ना, वो कहते ना प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा कर दो तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल बन। क्या जुमला था, फिलोसफिकल, एक लेवल है इस बात का, बड़ा जबरदस्त जुमला था, मैंने एक मीटिंग में सुना कि कह रहे प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसी हो जाए कि टर्शरी केयर वाले गायब हो जाए। क्या अच्छी सोच है, यानी जिसको कहते हैं ना एल्ट्रुइज्म, जो एदी में थी, ये लो यार मुझसे सब ले लो लोगों के लिए, अपनी सोच नहीं कि हम लोग खूब सारी एनजीओ कर ले, खूब सारा पैसा कमा ले, फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं डॉक्टर अली, अरे यार क्या डायबिटीज़ के माहिर हैं, कोई फायदा नहीं उसके फॉर्च्यूनर में आने का, कोई फायदा नहीं डॉक्टर बनने का। डॉक्टर शुड बी ए स्कॉलर, दानिश्वर, जो नई सोच देता हो माशरे को, वो दी बारी साहब ने, वरना कोई फायदा नहीं डॉक्टर बनने का, दवाएं देने का, ये याद रखें। तो इस लेवल पे सोचें। तो डायबिटीज जो है वो अब आप नोटिस करें कैसे खराब करती है। तो ये जो इंसुलिन है, रेजिस्टेंस है, हाइपरग्लाइसीमिया है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आती हैं, डैमेज करती हैं, ग्लाइकेट करती हैं, आपके ऑर्गन्स में शुगर जमा होती जाती है और सेल के लेवल पे ट्रांसलेट करती है, और क्या बनता है, एबनॉर्मल ग्लाइकेशन एंजाइमेटिक प्रोडक्ट, वो जाके सेल के अंदर ऐसी बेकार चीजें क्रिएट करता है जिससे आपका डीएनए चेंज होता है और फिर आपका सेल खराब हो जाता है। अब एक आदमी मुझे मिला ईएसडी में, टर्किश अमेरिकन साइंटिस्ट, उसने कहा कि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल पे काम कर रहा हूं और मैं एजीज के इफेक्ट को रोक दूंगा, रहे शुगर 300, और उसको उसके लिए गोल्जी अवार्ड मिला, वो कर रहा है काम इस दवा पे कि मैं एजीज के इफेक्ट को रोक दूं। तो लोग इस पे भी बात हो रही है। तो ये सारा जो प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्रोकोगुलेंट, यानी खून गाढ़ा नजर आता है डायबिटिक आदमी का, ये सब कुछ क्या करता है, बड़ा अच्छा टर्म है एथेरोथ्रोम्बोसिस, यानी चिकनाई भी जम रही है और खून भी गाढ़ा हो रहा है, नॉट जस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये कॉम्बो है। फिर आइए, ये सारे जो शरारती काके जिनको कहते हैं ना, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब साथ चल रहे हैं, ये इसीलिए इनका नाम याद दिया हुआ है। और कितने सारे डॉक्टर स्मोकिंग कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो कह रहे भाई स्ट्रेस बहुत है, तो वो क्या दूसरे की स्मोकिंग रुकवाएंगे, बड़ा मुश्किल काम। अब ये एस्पेक्ट देखें कि डायबिटीज सीएचएफ भी करेगा और सीवीडी यानी कोरोनरी आर्टरी को तो खराब कर रहा है, मायोसाइट को भी खराब कर रहा है डायरेक्टली। तो आप कोरोनरी आर्टरी के लिए तो लिपिड, एस्पिरिन कंट्रोल कर लेंगे। ये जो माइक्रोवैस्कुलर डिजीज है ना, ये एक ग्रे एरिया है कि यहां पर एलवीएच हो रहा है, ऑटोनमिक न्यूरोपैथी हो रही है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस भी हो रहा है। डायबिटीज कंट्रोल तो आप कर लेंगे, समझ आ रही है, लेकिन इसको रिवर्स कर सकेंगे, बिग क्वेश्चन मार्क। तो फिर नोटिस करें, अब ये एक डायबिटीज आदमी का दिल, अब एक तरफ उसकी कोरोनरी आर्टरी जा रही है, दूसरी तरफ मसल भी जा रहा है, यानी कार्डियक मायोपैथी हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, द इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ हार्ट। क्या किससे?
जी बिल्कुल होता है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि शुगर खुद कर रही है भाई। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ वो एट द लेवल ऑफ हार्ट क्या होती है? कभी नाम सुना है कार्डियक इंसुलिन रेजिस्टेंस का? एनीवन कभी कार्डियक इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ लिवर का नाम सुना है? ये हूं कौन था बोले? सर इंसुलिन लेवल जो रेजिस्टेंस है आपके जो लिवर है वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा कि वो जाके इंसुलिन को फूड पे एक्ट करवाएं और फूड को ब्लड में शामिल ना होने दें बल्कि आपके मसल्स में जाके उन्हें डिपॉजिट करवाएं। नहीं भाई, माजरत के साथ ये रीजनिंग नहीं है, मैं बता देता हूँ। जब आप खाना खाते हैं ग्लूकोज आता है बॉडी में, तो आपकी बॉडी क्या निकालती है? इंसुलिन। और लिवर को कौन सा गिलट रिसेप्टर चाहिए होता है इंसुलिन के लिए? जल्दी से बताओ। गिलट 1। एनीवन एल्स? अच्छा, पहली बात तो ये कि गिलट का रिसेप्टर ही नहीं होता लिवर में। लिवर में पैसिवली ग्लूकोज जाती है, ठीक है? तो ये ट्रिक क्वेश्चन था माजरत के साथ। तो इंसुलिन को सेंस करता है लिवर, और वो ये कहता है कि ग्लूकोज इंसुलिन मौजूद है, मजीद ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत नहीं है। मगर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक डायबिटिक आदमी में होता रहेगा, इंसुलिन निकलती रहेगी, वो और मोटा होगा, और ज्यादा हाइपर इंसुलिनिज्म होगा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ लिवर। अब अगर आप हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में प्रॉब्लम ये आता है कि सबसे बड़ा जो सबस्ट्रेट है ना वो हार्ट का, वो है फ्री फैटी एसिड 40 to 60%, और उसके बाद ग्लूकोज है। अब जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है तो हार्ट मसल शिफ्ट हो जाता है टर्फ ग्लूकोज, और उसकी वजह से ये एब्नॉर्मैलिटीज आना शुरू होती हैं। तो इट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ हार्ट। तो टाइप 1 वाला जो डायबिटिक है उसका आप देखते हैं कि वो जब फेलियर की तरफ जाता है तो डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम रीजन है, जबकि टाइप 2 वाले में ओवरवेट और ओबेसिटी। अब थोड़ा क्विकली चलते हैं कि यहां पर ये एक स्कीम है कि क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया टाइप 1 में मेनली, इवन टाइप 2 में मायोकार्डियल इंजरी करके प्रो इन्फ्लेमेटरी एरिया बनाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मायोसाइट्स चेंज होते हैं बल्कि एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ये टाइप 1 में ज्यादा, टाइप 2 में कम। टाइप 2 वाले के लिए आप नोटिस करेंगे कि ये देखें, कार्डियोजेनिक डायबिटीज एंड हार्ट फेलियर, ये दोनों जुड़े। तो अब आपका फ्री फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, आपके मायोसाइट एनर्जी डिफरेंट तरह से ले रहा है, वो बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, एलवीएच हो रहा है। यही चीज हार्ट फेलियर कराती है। उधर से हार्ट फेलियर इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि पेनक्रियाटिक डिसफंक्शन, न्यूरोह्यूमरल ओवर एक्टिविटी, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को फीड करती हैं। तो टाइप 1 में डिसरेगुलेटेड हार्मोन्स और टाइप 2 में हार्ट का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लिवर ऑफ हार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। वैसे हार्ट में GLUT4 ज्यादा मिलता है। अब आ जाए, ये तो बेसिक्स की बात हो गई कि हमने कहा कि एथेरोजेनिक है, एथेरोथ्रोम्बोटिक है। आ जाओ बैठ जाओ, फिर मैं करता हूँ ना, सब तुम्हें देखते रहेंगे, तुम लोग बैठ जाओ। चल, तो एथेरोथ्रोम्बोटिक है और प्रोकोगुलेंट है। तो हार्ट आपको इस तरह लेके चलता है। अच्छा, ये एक स्कीम है, यहां भी देखें, यू कैन नोटिस कि टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कैसे रखा हुआ है, ऐसे साथ साथ। और फिर वो पूछ रहा है कि क्या पेशेंट को डायबिटीज है हार्ट वाले के नीचे, और डायबिटीज के नीचे क्या पूछ रहा है कि हार्ट डिजीज है। तो कैसे जुड़े हैं दोनों। और उसी तरह एक तीसरा भी खिलाड़ी है CKD, जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, मगर वो उससे उसकी भी फिक्र है। और इनमें से जो भी है, तो फिर वो कह रहा है कि पेशेंट को इन 3 चीजों के लिए इवैल्यूएट करें कि उसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, क्या उसको हार्ट फेलियर है, क्या उसे CKD है, और अगर है तो यू नीड मेडिकेशंस फॉर दैट। तो ये इसीलिए जो बात की थी ना इनसेट की, कि इट इज जनरली सेड कि डायबिटीज इज अ CHD रिस्क इक्विवेलेंट, हाई रिस्क में आता है। तो ये रिस्क स्कोर्स बहुत सारे हैं, ACA का है स्कोर है, क्यू रिस्क 2 है। अब जो क्यू रिस्क 2 के साथ साथ स्कोर 2 आया है, जिसमें 4 कैटेगरीज है ऑफ हार्ट यानी डायबिटिक पेशेंट्स की, जिनमें जिनको ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ASCVD है, यानी पहले से स्ट्रोक हुआ है, पहले से हार्ट डिजीज हुई हुई है, तो उनको तो आप वेरी हाई रिस्क में लेंगे। लेकिन वो मरीज भी जिसे टाइप 2 डायबिटीज है मगर उसका रिस्क स्कोर 20% से ज्यादा है, भले उसे TOD नहीं है, टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, वो पेशेंट भी वेरी हाई रिस्क है। तो ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के में क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं अभी आगे कि हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये 4 रिस्क कैटेगरीज बन गई, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। अब यहां नोटिस करें, हाई रिस्क में 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। एक वो जो बेचारा पहले से जख्मी है,
MI हो गया, स्ट्रोक हो गया, वो तो है ही, लेकिन वो डायबिटिक जिसका CV रिस्क 20% से ऊपर है, वो भी क्या है, वेरी हाई रिस्क। तो आपने हमेशा अपने एसिम्टोमेटिक या नए नए डायबिटिक्स की रिस्क स्कोरिंग जरूर करें, देखें तो सही वो खड़े कहां हैं। फिर जब आप कर लेते हैं ये, तो क्योंकि स्कोर एक बहुत डिटेल्ड बात है, तो आपके यही ग्रुप्स बनेंगे ना भाई, लो रिस्क, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। तो लो वाले में आप मेटफॉर्मिन आराम से दे सकते हैं, ठीक है, ये कार्डियक रिस्क के लिहाज से बात हो रही है ट्रीटमेंट में, और मॉडरेट तक में भी। लेकिन जहां हाई और वेरी हाई रिस्क है तो मेटफॉर्मिन के साथ आप SGLT2 और GLP-1 भी यूज करेंगे, और जहां वेरी हाई रिस्क है तो वहां GLP-1 और SGLT2 कहां आ जा रहा है, टॉप पे आ रहा है। अब ये क्लासेस ऐसी, ऑफ कोर्स टाइम की बंदिश है कि हम इनके ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, मगर दोज हु आर रिलेटेड टू इंटरनल मेडिसिन दे शुड रीड अबाउट दीज मेडिकेशंस, क्योंकि इन्होंने डायबिटीज को बहुत ज्यादा बदला है। और फॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में भी लोकल कंपनीज ने भी GLP-1 बनाना शुरू किया, वरना तो आम आदमी के अच्छे खासे लोगों की पहुंच से दूर है GLP-1, इतना कॉस्टली इंजेक्शन है। बट ये ड्रग्स वायबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और हमें इनको मरीज को ऑफर करना चाहिए जहां इंडिकेटेड है और जहां मरीज अफोर्ड कर सकता है उसकी मर्जी के साथ। लेकिन एटलीस्ट आप रिस्क स्कोरिंग तो करें, आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखें तो सही कि इंसुलिन ऑफर्ड, GLP-1 ऑफर्ड, आपने मरीज को बताया क्या? अगर मरीज 3000 रुपए की OPD कर रहा है और वो अनसेफ सल्फोनाइल यूरिया ही घर लेके जा रहा है, तो क्या फायदा इस चीज का? फिर हम कहां खड़े अगर गाइडलाइन को फॉलो भी नहीं कर रहे। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज यही है कि जब आप मरीज जिनकी शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिनका CV रिस्क के लिहाज से बात हो रही है, तो आप हल्का भी रख सकते हैं टारगेट ऑफ HbA1c यानी 8.5, लेकिन जिनमें अच्छा लगता है एक्सपेक्टेंसी तो यू कैन गो टाइटर 7, क्योंकि देखते ही हैं कि बहुत ज्यादा रैपिड रिडक्शन अगर एल्डरलीज में की जाती है जिनका लाइफ स्टाइल एक्सपेक्टेंसी कम है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की में जाते हैं एंड दे डाई ऑफ मैलिग्नेंट एरिथमियास। एंड ऑफ कोर्स आपने दवाएं वो यूज करनी है जिनका प्रूवन CV बेनिफिट हो, और हाइपोग्लाइसीमिया का देखा ना आपने, रिस्क जो है वो कम। फिर ग्लूकोज लोअरिंग ट्रीटमेंट टाइप 2 के लिए, अब यहां देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल। अब किसी भी पेशेंट में आपने CV रिस्क कम करना है तो मैसेज ये है कि उस पेशेंट में आप इन 2 क्लासेस को यूज करें। अब बहरहाल ऐसे भी मरीज हैं जो बेचारे सल्फोनाइल यूरिया भी अफोर्ड नहीं करते, मैं वो भी जानता हूं, लेकिन वहां पर जाहिर सी बात है फिर आप ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन अब तो SGLT2 भी बहुत ज्यादा, उसके भी लोकल वर्जन मौजूद है, आप ऑफर कर सकते हैं। बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट द गाइडलाइंस आर सेइंग, कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं क्या, यानी हम अभी तक पीछे ही ना रह जाएं कि ऑप्शन ले सकता है मरीज लेकिन उसको हम ऑफर ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब आ जाए, ये भी याद रहे कि ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट जिनमें CV बेनिफिट, उनमें मेटफॉर्मिन पायो भी है, लेकिन ये बहुत बाद में आता है। याद रहे कि CV सेफ्टी जो है अदर देन ग्लाइक्लाजाइड और ग्लाइमीप्राइड और सल्फोनाइल यूरियास की इतनी अच्छी नहीं है। ये आपने BP के लिए जरूर मॉनिटर करना है, स्क्रीन करना है। मैंने कहा था ना 4 और खिलाड़ी साथ हैं, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। तो स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन इन एवरी डायबिटिक, चाहे वो आप क्लिनिक पे लें या होम पे करवाएं या एम्बुलेटरी कराएं, डिपेंडिंग ऑन जो एक्सपर्टीज मौजूद है। अच्छा, जो हमने कैटेगरीज की बात बार बार कर रहे हैं, तो जो डिस्लिपिडीमिया की हमने बात की थी, तो नोटिस करें कि आपने एक बड़ा शिकवा रहता है यानी जनरल प्रैक्टिस जो हम देखते हैं कि स्टैटिन नहीं देते, सोचे समझे भी नहीं, बगैर सिर्फ पेशेंट ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच पे होता है। तो यहां लिखा है कि मॉडरेट रिस्क में, हाई रिस्क में और वेरी हाई में यू नीड टू रिड्यूस द LDL-C। ये कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल है LDL-C? क्या करता है ये, कुछ पता है? कहां जाता है ये? एनीवन है? क्योंकि तुमने से बात नहीं की ना थोड़ी देर से, मैंने कहा लंबी हो रही है प्रेजेंटेशन, तो तुम लोग भी सब कहना जान छूट गई। बताओ। मायोसाइट वेसल वॉल में जाता है, वहां पे जमा होता है, मैक्रोफेज इसको उठाते हैं, खाते हैं और जमा करते हैं, उससे बनता है प्लाक बड़ा वाला, ठीक है। तो जब इसको आप कंट्रोल करते हैं, तो वो जो बात हो रही थी ना कि डायबिटीज के साथ स्मोकिंग भी रोकनी है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, डिस्लिपिडीमिया भी, तो कैसे कंट्रोल करोगे? स्टैटिन ही नहीं दिया हुआ, तो दे स्टैटिन। फिर आ जाएं वो पेशेंट्स जिनको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ या क्रॉनिक, उनमें क्या करें? तो ये गाइडलाइन बता रही है कि आपको अक्यूट वाले में तो दो एंटीप्लेटलेट देने कम से कम 1 साल तक, और क्रॉनिक वाले में 2 दे के 6 महीने आप सिंगल पे आ सकते हैं। ये
डायबिटिक पेशेंट जिसको इवेंट हो गया, चाहे वो एंजाइना हो या एमआई हो। और ये 4 चीजों पे बात करनी, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन, इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, डॉक्टर साहब ऑलरेडी ये बता चुके, तो इसको मैं आगे लेके चलता हूं। अच्छा, ऑलवेज स्क्रीन फॉर हार्ट फेलियर, तो चेक बीएनपी, बढ़ा हुआ है तो गो फॉर एन एको, एंड अपने पेशेंट को क्लासिफाई करें कि वो हैफरेफ है, हैव मिडरेफ है या हैव पेफ है। तो हैव पेफ क्या होता है, एनीवन पीजीज में? और ये क्या होगा इस पेशेंट में, एको कैसा आएगा इसका? एको में एजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होगा 55% था, लेकिन पेशेंट में कोई डिस्फंक्शन, वेंट्रिकल फिर भी काम नहीं कर रहे, हाथी के दांत दिखाने के, ठीक है ना, तो वो पानी फिर भी आ रहा है, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, फेलियर हो रहा है, तो हैव पेफ भी है। और ये बहुत बड़ी कैटेगरी जो मिस होती है। आपके पास लोग आते हैं, जब भी बोलो ना सांस फूल रही है, ऑलवेज लुक फॉर सीओपीडी, कराची में सांस फूलती है। एंड तीसरा ये इंटेंशन, ये भी है कि भाई वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन लुक फॉर सीओपीडी, लुक फॉर हैव पेफ एज वेल। बहुत ज्यादा कार्डिनल सिम्टम्स ना मिले, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ माइट बी वन ऑफ, डिस्निया, तकलीफ होती, घुटन होती है, तो लुक फॉर हैव पेफ। तो ऑलवेज स्क्रीन एंड क्लासिफाई योर पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेशेंट किसी भी कैटेगरी में आता है, तो नंबर 1 क्लास ऑफ ड्रग क्या हो गया यहाँ पे, SGLT2, जिसमें कौन कौन से आते हैं, नाम बताओ जल्दी से। है ये कौन सा ग्लिफ्लोजिन है, बोलो 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 बोलो। पायो, ये तो नया आ गया, पायोग्लिटाजोन से शादी हो गई अम्पा की, फिर पायोग्लिफ्लोजिन आ गया, चलो कोई बात नहीं, बोला तो सही। तो फिर और भी, अच्छा, पायोग्लिटाजोन और सेक्साग्लिप्टिन मत दें हार्ट फेलियर में, ये याद रहे। पायोग्लिटाजोन आज भी लोग यूज करते हैं, इट्स अ वेरी गुड ड्रग, बट फेलियर वालों में ना दें। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, लास्ट ये कि ऑलवेज स्क्रीन फॉर एएफ, पल्स ले लें। मैं जब नया नया एक जगह जनरल प्रैक्टिस शुरू की, पीजी था, शाम में जा रहा हूँ, हर मरीज आके कह रहा है डॉक्टर साहब वो बीपी जरूर लीजिएगा। मैंने कहा मेरी तो आदत ही है भाई बीपी लेने की, क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो इतने परेशान होते, कहते कोई बीपी नहीं लेता, ये तो बीपी जरूर लिया करें। और ए पल्स लें, अगर इरेगुलर ईसीजी कराएं, और अगर होल्टर कराना है होल्टर कराएं, लेकिन स्क्रीन तो करें एएफ के लिए, क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटी है। और आखिरी यही है, कभी कभी रिवर्स साइकोलॉजी काम आती है ना, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, तो लोग ज्यादा समझ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर मुनीर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अली। और डॉक्टर अली का कमाल है कि जो भी टॉपिक होता है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं माशाल्लाह।